91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था. It was a very different regime. Then the market opened up and then the products came. होम लोन कौन लेता था पहले? क्रेडिट कार्ड कहाँ था? म्यूचुअल फंड्स का मार्केट आप आज देख रहे हो कि कितने 24,000 करोड़ के आपके SIPs हैं. फिनांस को लेकर के लिटरेसी फैलाने का, वो लगातार एम्पावर करने का लोगों को, वो लगातार काम कर रही हैं. मोनिका हालन, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. यंग एज में फाइनेंशियल लिटरेसी होना कितना ज़रूरी है? मैं यही सोचती हूँ कि पूरी ज़िंदगी बच्चे से ये कहते हैं ना कि कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ. उसका मतलब क्या होता है? एंड कितने साल पढ़ाई करके, हायर स्टडीज़ करके आपको पहली नौकरी मिलती है, और जब वो पहला बैंक का ट्रांसफ़र होता है तो आपको नहीं पता क्या करें उसका. आप 20s में हो, आपके पास बहुत टाइम है अभी, बट उसके बाद एटलीस्ट एक कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि क्या मैं 5% सेव कर सकता हूँ कि नहीं. तो ऐसे कौन से कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो यंगर एज पे इस वक्त लोग कर रहे हैं? आई थिंक फर्स्ट बिग मिस्टेक आई फाइंड इन दिस यंगर जनरेशन इज़ कर्जा, डेट. लाइफस्टाइल नीड्स के लिए कर्जा ले लेते हो, वो आपको कहीं जाके डैमेज करता है बाद में. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 9 out of 10 पीपल मेक लॉसेज. डे ट्रेडिंग में 7 out of 10 आर मेकिंग लॉसेज. तो आप क्या सोचते हो कि आप जो मल्टीनेशनल एल्गोरिदम फर्म्स हैं उनसे कम्पीट करके आप पैसे बना लोगे? प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट जो पूरा सिचुएशन है फाइनेंसेस को लेकर के, उसमें कितना एक्यूरेट मानती हैं इन्वेस्टमेंट्स में, FDs में, PPF में, गोल्ड में? आपको एक स्पेक्यूलेटर की तरह नहीं सोचना है, आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है. बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में. आपने फिक्स डिपॉजिट की बात करी, तो ये इस जनरेशन को लगता है कि ये दकियानूसी प्रोडक्ट है, फादर मदर करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे. Nobody can predict what is going to do well. ये जो अंधी दौड़ है ना कि अभी गोल्ड खरीद लो, अभी स्मॉल कैप खरीद लो, आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे उसमें. ऐसे लोगों को जो लेटर एज में प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे उनके क्या फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए? आई थिंक योर बिग गोल इज़ रिटायरमेंट. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट जब आप 60 तक पहुँचे आपके पास पैसे हैं. नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमेशा की तरह हमारे शो पे एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं. एक पॉपुलर फिनेंस एक्सपर्ट और ऑथर हैं बेस्ट सेलिंग किताबों की, जो उन्होंने फिनेंस पे लिखी हैं, और बहुत समय से शी हैज़ बिन ट्राइंग टू मेक पीपल लिटरेट अबाउट फिनेंसेस. फिनेंस को लेकर के लिटरेसी फैलाने का, वो लगातार एम्पावर करने का लोगों को, वो लगातार काम कर रही हैं. मोनिका हालन, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. मैं आपसे सबसे पहला सवाल जल्दी से ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि यू हैव बिन जर्नलिस्ट, फिर ऑथर, और उसके बाद बहुत एक प्रोमिनेंट नाम आप बन गई हैं. जब भी किसी को फाइनेंशियल एडवाइजर्स चाहिए होती हैं या समझने की कोशिश करता है कोई, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, बहुत पॉपुलर आपकी किताब है लेट्स टॉक मनी एंड लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स, तो जिनको कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है. आपकी जर्नी फाइनेंस को लेकर के, व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट? आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट वाज ओनली अनदर जॉब. सो मैं इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्टर थी, और पर्सनल कहानी ये है कि उसी समय मेरा बेबी हुआ था, और जो एक नई पर्सनल फाइनेंस की भारत की सबसे पहली मैगजीन आ रही थी, उसका नाम था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. एंड नोबडी न्यू इट वाज फ्रॉम द आउटलुक ग्रुप. एंड the only thing which got me to switch my job from a big brand like ET to this was it was halfway home. So I could get back home faster. You know how women are, right? Our brains when there's a child is so it's just a matter of chance, fate that मैंने वो जॉब लिया और समझा कि पर्सनल फाइनेंस क्या है. ये 1997-98 की बात है. उस समय तो the genre was not there, you understand? We started the genre. बिल्कुल. द टीम थी, हमने शुरू किया है ये जॉनर भारत में, क्योंकि आप ये याद रखें कि ये 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था. उसके पहले सरकार के प्रोडक्ट्स थे, UTI, LIC, SBI, वो इट वाज अ वेरी डिफरेंट रेजिम. देन द मार्केट ओपनड अप और सारी प्राइवेट कंपनीज आई, म्यूचुअल फंड्स आए, प्राइवेट बैंक्स आए, मतलब दे बिकेम प्रोमिनेंट. एंड देन द प्रोडक्ट्स केम. होम लोन कौन लेता था पहले? क्रेडिट कार्ड कहाँ था? म्यूचुअल फंड्स कहाँ थे? तो as that economic journey went, the personal finance magazine came in, और मुझे लगता है मैं भी साथ साथ सीखती गई. कि मुझे ये लगता था कि अगर मैं लिख रही हूँ कोई आर्टिकल, तो मुझे तो आना चाहिए ना.
आई शुड नो व्हाट आई एम राइटिंग. सो फिर मैंने पढ़ाई करी, कोर्सेज करे, आई बिकेम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, बट मुझे ये लगता था कि ड्यूटी ऑफ केयर एक होती है. आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी जेंडर थिंग. आई थिंक women फील more responsible, okay? So therefore, so I did these courses, and as I got deeper, I understood two things, Smriti. One is that किसी को कुछ नहीं पता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेगुलेटर्स हो, चाहे सरकार हो. जो ग्राउंड पे जो चीज़ हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है. हमको तो कुछ पता ही नहीं है. तो एक वो एरिया था काम का, दैट देयर हैज़ टू बी एन आउटरीच फॉर रिटेल. और दूसरा ये था कि पॉलिसी और रेगुलेशन में जब तक चेंज नहीं आएगा, वी विल नॉट हैव द काइंड ऑफ मार्केट्स दैट वी शुड हैव. सो मैंने जो लोगों को कम पता है वो ये है कि बहुत साल, और अभी भी चल रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाता है, विच इज़ प्रो बोनो, विच इज़ पब्लिक सर्विस, टू वर्क विद द गवर्नमेंट, विद रेगुलेटर्स, टू पुट इन रूल्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सो दैट वी हैव प्रोडक्ट्स उसमें यू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एम्बेडेड इन देम. मतलब जो चीटिंग के ज़रिए हैं वो कम हो जाएं. ठीक है. सो ट्विन ट्रैक रहा है मेरा. समवेयर आई हैव ट्राइड टू बी द ब्रिज बिटवीन रिटेल एंड पॉलिसी एंड रेगुलेशन. सो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ बहुत काम मेरा चल रहा है. आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन. गवर्नमेंट की 3 कमिटीज़ में आई हैव बीन पार्ट ऑफ द committee work. So it's been a sort of a full plate in terms of the expanse of the work. So that's the journey. That's how I just got deeper and deeper into it, and I realized that I think there is merit in getting people to a better place. That's all. This is more than money for me. तो मोनिका, ये जो जर्नी रही है, आपने 1997 की बात कही और नाउ हम 2024 में हैं, तो ये जो पूरी जर्नी रही है इतने कई सालों की, तो उसमें आपने ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको लेकर के चेंजेस किस तरह से देखें, लोगों का एक्सेप्टेंस पॉलिसीज़ को लेकर के, अच्छा कन्विंस करना, क्योंकि आप ग्राउंड सिचुएशन जो है, जो एक्चुअली में जो पॉलिसीज़ हैं या एक्चुअल में जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनको लेकर के लोगों तक पहुंचना, उनको बताना, उनको समझाना, उनको एम्पावर करना, और जो आपने बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम आप अभी कर रही हैं, कैसी ये जर्नी रही? मुझे ये लगता है कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला दैट आई कैन डू दिस वर्क. एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिचनेस होती है लाइफ की, विच इज़ बियॉन्ड मनी, विच कम्स फ्रॉम मीनिंग इन लाइफ. कि आपने क्या करा, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आपने marijuana उगाया, आपने स्मगलिंग करी, आपने क्या किया लाइफ में. तो मेरे को ये सेटिस्फैक्शन लगता है कि एक कुछ काम किया जिससे आई थिंक देयर हैज़ बीन ग्रेटर गुड. सो जो पॉलिसीज़ की बात करी, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, नॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उसमें ये फ़र्क देखा है कि भारत में अलग अलग रेगुलेटर्स हैं. सेबी है, IRDA है, RBI है, PFRDA. तो जो सेबी रेगुलेटर कैपिटल मार्केट का, उसने जो भी रिपोर्ट्स हम लोगों ने लिखी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के लिए. और जो म्यूचुअल फंड्स का मार्केट आप आज देख रहे हो कि कितने 24,000 करोड़ के आपके SIPs हैं, कितनी अब SIP मतलब डाइनिंग टेबल का वर्ड बन गया है, ऐसा नहीं था. और ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये पॉलिसी डिज़ाइन था हमारा, जो कुछ लोग काम कर रहे थे इस पे. इसमें 15-20 साल लगे हैं इसको, और ज़्यादा लगा है क्योंकि प्रोडक्ट पहले आ गया था, पर जो रेगुलेशन का क्लीन अप हुआ है वो करीब 15 साल पहले शुरू हुआ है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो मिस सेलिंग की जो इंसेंटिव्स है उसके हटाए जाएं, ट्रांसपेरेंट हो, डिस्क्लोजर्स हो. जो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखो इनविजिबल होता है, आप गाड़ी को देख सकते हैं, बैठ सकते हो, पर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका जो सच है आपको तो 10, 15, 20 साल के बाद पता लगेगा ना. तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक्सप्लोड ना करे, मतलब जो आपको हार्म ना करे. उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप ख़रीदें उसको, तो उसमें जो मिस सेलिंग होती है, जो स्पेशली जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होता है, उसमें जो कॉस्ट्स होती हैं नहीं बताई जाती हैं, बहुत हाई कमीशन प्रोडक्ट्स होते हैं. अगर आप जल्दी उसको पॉलिसी को छोड़ देते हैं तो बहुत भयंकर सरेंडर चार्जेस देने पड़ते हैं. तो वो ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोडक्ट के अंदर एम्बेड नहीं किया. तो इसीलिए जो सारी मिस सेलिंग की कहानियाँ हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आती हैं, क्योंकि वो रेगुलेटर ने, और एक रेगुलेटर नहीं, सब्सिक्वेंट रेगुलेटर्स ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. सेबी के सब्सिक्वेंट रेगुलेटर्स ने उन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया
और उसका इफ़ेक्ट हम आज देख रहे हैं मार्केट में कि इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि ये एक सेफ तरीका है, नॉट फॉर रिटर्न्स आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट, बट कोई पैसा लेके भागेगा नहीं, आपको कोई चीट नहीं करेगा कि आपको कुछ बता के बेच रहा है, उसके अंदर कुछ और चीज़ है. सो आई थिंक इट्स बीन अ सक्सेस ऑफ द पॉलिसी थॉट व्हेन जब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और इन्वेस्टर्स को जिन्होंने बेनिफिट किया है, तो आई थिंक एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन लगता है कि शायद कुछ ठीक कर ही लिया. और आपकी जो किताबें हैं मोनिका, ये जो दोनों किताबें हैं और एक और किताब है जो लेटेस्ट किताब है लेगेसी को लेकर के, ये जो किताबें हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट बुक्स हैं इस वक्त मार्केट में. जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, और आपसे शो से पहले मेरी बात भी हो रही थी कि बहुत अच्छा हो कि अगर ये किताबें सिलेबस में स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दी जाएं और बच्चों को पता हो, एम्पावर हो जाएं कि भाई जब पहली जॉब लगेगी तो क्या करें पैसे का. तो मेरा अगला सवाल यही है कि यंग एज में फाइनेंशियल लिटरेसी होना कितना ज़रूरी है. बहुत ही ज़रूरी है ना स्मृति. मतलब मैं यही सोचती हूँ कि पूरी ज़िंदगी बच्चे से ये कहते हैं ना कि कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ. इसका मतलब क्या होता है? एंड कितने साल पढ़ाई करके, हायर स्टडीज़ करके आपको पहली नौकरी मिलती है, और जब वो पहला बैंक का ट्रांसफ़र होता है तो आपको नहीं पता क्या करें, उसका समझ ही नहीं आता. चलो पहले 6 महीने आपने एंजॉय कर लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए, पर उसके बाद कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कि कितना आप कर्ज दे सकते हो, कितना सेविंग्स में जाना चाहिए, करनी है सेविंग, क्यों करनी है, लाइक लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कि क्यों करनी है सेविंग. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है स्कूल के करिकुलम में इसको एम्बेड करना, और आई थिंक शुरू हो गया है. जो लेट्स टॉक मनी है वो तो काफ़ी, जो MBA के कोर्सेज़ हैं उसमें टेक्स्ट बुक की तरह यूज़ करा रहे हैं, है नहीं ये टेक्स्ट बुक, पर और कुछ शायद मार्केट में है नहीं इस टाइप का. तो जो MBA के स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं, टीचर्स बात करते हैं, वो कहते हैं आपकी किताब हमने रीडिंग लिस्ट में डाली हुई है कि उसको पढ़ो. तो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक फाइनेंस जब स्टेबल होता है तो आपकी बाकी लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है. आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहली जब जॉब होती है तो उसके बाद चलिए 6 महीने आपने एंजॉय कर लिया. आपने, मैं कह रही हूँ कि अब मैं इस बात पे कितना आप मुझसे सहमत होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल आपने एंजॉय कर लिया कंप्लीटली. सो आई एम नॉट दैट ओल्ड आंटी हु सिंग मत करो. आई एम सेइंग 6 महीने कर लो, 1 साल, एंड बिकॉज यू हैव वर्कड सो हार्ड टू गेट हियर, इतने साल परिश्रम किया है, तो 1 साल ठीक है आप उड़ा लो, कर्जा मत लो, ठीक है, दैट्स अ बैड वन, बट spend on yourself, spend on your family, do the things, but consciously कर लो कि 1 साल मैंने ज़ीरो सेविंग्स करनी है. फाइन, आप 20s में हो, आपके पास बहुत टाइम है अभी, बट उसके बाद एटलीस्ट एक कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि क्या मैं 5% सेव कर सकता हूँ कि नहीं. 1,000 rupees can I start saving? Just a habit of saving, that's all. After you are convinced why you need to do it. अच्छा, यंग इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं जिनकी अभी नई नई जॉब लगी है, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जो आपसे गाइडेंस, बिकॉज यू आर अ वेरी प्रोमिनेंट नेम. तो ऐसे कौन से कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो यंगर एज पे इस वक्त लोग कर रहे हैं, एंड टू मेक देम रियलाइज़ कि आपको इस वक्त ये मिस्टेक्स, ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है, नहीं तो पोस्ट 30-35 इश्यूज़ आ जाएंगे. हाँ, वो मेरा ये है कि 30 तक भी आप अगर जाग जाएं तभी भी आपके पास 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 30 साल हैं और अच्छे होते हैं 30 साल. सो इवन इफ बाय 30 और अवेकनिंग, आपने मिस्टेक्स की बात करी, आई थिंक फर्स्ट बिग मिस्टेक आई फाइंड इन दिस यंगर जनरेशन इज़ कर्जा, डेट. अब तो ऐप्स के थ्रू मिल रहा है, आराम से कर्जा मिल जाता है, तो आप लाइफस्टाइल नीड्स के लिए कर्जा ले लेते हो, वो आपको कहीं जाके डैमेज करता है बाद में, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, देखो लाइफस्टाइल एक ऐसा खर्चा है कभी पूरा नहीं हो सकता. सो ट्रू है ना, कभी कुछ नहीं हो सकता, आप कभी नहीं कम्पीट कर सकते, नहीं कर सकते हो आप. तो मत करो कम्पीट, आप वो चीज़ लो जिसमें आपको खुशी मिले, ना कि वो जो देख रहा है उसको इम्प्रेस करने के लिए. सो इट्स अ चेंज ऑफ आपका खुद का माइंडसेट कैसा है. तो एक तो कर्जा बिल्कुल मत लो. दूसरा, आप सीधे एक्सट्रीम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में जा रहे हो. आप जा रहे हो ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में, FNO में और क्रिप्टो में. तो अगर हम जो रिस्क का एक पैरामीटर होता है, अगर फिक्स डिपॉजिट ज़ीरो रिस्क है या पब्लिक प्रोविडेंट ज़ीरो रिस्क है,
तो ये वाले प्रोडक्ट्स का रिस्क मेट्रिक 100 पे होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 9 आउट ऑफ 10 पीपल मेक लॉसेस। भारत में 10 लोग अगर ट्रेड करें उसमें से 9 और बच्चे ही हैं जो ज़्यादा हो रहा है। जो डेटा हमने देखा है 20, 22, 25 साल के लोग हैं, 9 आउट ऑफ 10 आर मेकिंग लॉसेस। डे ट्रेडिंग में 7 आउट ऑफ 10 आर मेकिंग लॉसेस। तो आप क्या सोचते हो कि आप जो मल्टीनेशनल एल्गोरिदम फर्म्स हैं उनसे compete करके आप पैसे बना लोगे? नहीं बना सकते हो। तो ये मिस्टेक्स हैं कि आप सोच रहे हो कि मुझे 30 साल की मेहनत नहीं करनी है, क्रिप्टो में लग गया, FNO में लग गया, तो अगले साल से मैं इन्फ्लुएंसर और मेरे पास मकान, गाड़ी, लाइफस्टाइल सब हो जाएगा। हो सकता है 1 मिलियन में से एक के पास ऐसी कहानी हो, पर क्या आप वो, आर यू दैट 1 आउट ऑफ अ मिलियन जिसका लक चल जाता है? तो आप गैम्बल कर रहे हो, आप सट्टा खेल रहे हो इसके साथ। सो दीज आर वेरी वेरी, सो वन इज़ कर्जा, दूसरा है ये सट्टा खेलना। इसको सट्टा ही बोलेंगे, गैम्बलिंग ही बोलेंगे। देयर इज़ नो अदर पोलाइट वर्ड फॉर दिस। इफ़ यू आर डूइंग क्रिप्टो, डे ट्रेडिंग एंड FNO, ये वाली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करो। प्लानिंग, इफ़ यू कैन जस्ट डू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो मैं ये कहती हूँ कि 100 रुपये की इन्वेस्टिंग अगर आपकी है, 95 रुपीज़ की इन्वेस्टिंग कर लो, 5 रुपये से यू कैन डू योर FNO वट एवर, राइट। आपको इच है कि हो सकता है मेरा लक लग जाए, तो पूरा 100 नहीं लगाओ, 95 आप सेफ इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, PPF इज़ गवर्नमेंट अश्योर्ड रिटर्न है, टैक्स फ्री होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिस्क मेट्रिक कम है, एंड अगर आप इफ़ यू मेक अ पोर्टफोलियो एंड डू इट, यू कैन टारगेट अ लॉन्ग टर्म गुड रिटर्न। 5 रुपीज़ जो बचते हैं उससे आप गैम्बलिंग कर लो अपनी, आपको करना ही है तो। देखिए मोनिका, इस शो का मकसद ही यही है, हमारा जो पर्पस है इस शो का, कि हम कॉमन मैन तक वो सारी बातें पहुंचाएं जो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, और ख़ासकर ये जो यंगर जनरेशन है, ये जो यंगर अडल्ट्स जिनको बोलते हैं, ताकि उन तक हम सही इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ और विद क्रेडिबल फेसेस। क्रेडिबल फेसेस जब ये बातें कहते हैं, जिनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों में, तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती हैं। अच्छा, आपने PPF की बात करी, FD भी आपने मेंशन किया। अच्छा, ये सब थोड़ा एज ओल्ड टेक्निक्स हैं सेविंग्स की। Correct. आप उनको अभी प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट जो पूरा सिचुएशन है फाइनेंसेस को लेकर के, उसमें कितना एक्यूरेट मानती हैं इन्वेस्टमेंट्स में, FDs में, PPF में, गोल्ड में? और अब तो सिल्वर को लेकर के भी मार्केट में कई तरह की ओपिनियन आ रहे हैं कि सिल्वर इज़ द नेक्स्ट, विल बी द नेक्स्ट गोल्ड। तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगी? एक ना स्पेक्यूलेटर्स का थॉट होता है कि ये सिल्वर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड, तो चलो सिल्वर खरीदो। पर जब आप जो इंडियन थाली की बात करते हैं, उसमें सब कुछ होता है ना, सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, चटनी, अचार, मीठा, उसको होल मील कहते हैं। आपकी इन्वेस्टिंग भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि आज गोल्ड खरीदा है तो कल सिल्वर खरीदा है। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है, इसीलिए मैं पोर्टफोलियो की बात करती हूँ। आपको एक स्पेक्यूलेटर की तरह नहीं सोचना है, आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है। बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। स्पेक्यूलेटर जाएगा, नेक्स्ट गोल्ड है, ऑरेंज जूस है, गोल्ड और क्रिप्टो, बिटकॉइन, व्हाटएवर, तो वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो बनाना होता है हमको, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका प्रोपोर्शन अलग होता है। तो आपने फिक्स डिपॉजिट की बात करी, तो ये इस जनरेशन को लगता है कि ये दकियानूसी प्रोडक्ट है, फादर मदर करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपको अगर मार्केट जाना है जो साथ में बगल में है, तो आप एरोप्लेन तो नहीं बुलाओगे ना, कैसे जाओगे? पैदल जाओगे या साइकिल रिक्शा पे जाओगे ना, बिकॉज डिस्टेंस इतना है। दिल्ली से बम्बई जा रहे हो तो क्राफ्ट लोगे या ट्रेन लोगे। आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी वैसे ही हैं। अगर आपको पैसे अगले साल चाहिए, 2 साल में चाहिए, तो फिक्स डिपॉजिट इज़ योर प्रोडक्ट, बिकॉज सेफ है, लिक्विड है, प्रिडिक्टेबल है। हमको पता है आपको 2 साल में हायर एजुकेशन के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो, आप उसको स्टॉक्स में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स को आपको 10 साल चाहिए।
उसको दिखाने के लिए कि वो क्या रिटर्न दे सकता है। ये मार्केट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी अप है कभी डाउन है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन और टैक्स प्लस रिटर्न मिलता है। 20-25% जो रिटर्न्स इस लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें वो नहीं आते हैं, ठीक है। 12 से 14% की एवरेज बैठती है भारत के मार्केट की। सो अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आप साइकिल रिक्शा में नहीं बैठोगे, तो आप फिक्स डिपॉजिट का यूज़ नहीं करोगे, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का यूज़ करोगे, जिससे कि यू कैन लॉन्ग टर्म में यू कैन गो फास्टर, योर ग्रोथ इज़ बेटर। सो आपको प्रोडक्ट्स को मैच करना है अपनी नीड से, नॉट कि ये अब अच्छा करेगा। nobody can predict what is going to do well। और जब तक प्रिडिक्शन आपके पास पहुंचता है रिटेल इन्वेस्टर, उसका सारा निकल चुका होता है, जो ग्रोथ है वो हो चुका होता है। सो आपको यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ, आपको अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जो आपके यूज़ के हैं। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल का प्रोडक्ट है, पर उसमें इट्स अ टैक्स फ्री, आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, इट्स अ गारंटीड प्रोडक्ट। हाँ, तो आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें जो सेफ्टी आपको बिल्ड करनी है, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड से करो। आपके अगेन 100 रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ PPF में डालो, 80 रुपीज़ एक्विटी में डालो। सो एटलीस्ट देन यू आर बैलेंसिंग आउट योर रिस्क। सो मेरा कम्युनिकेशन यही रहता है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ उठा के नहीं भागना है, आपको थाली मील सोचना है, जिसमें आपका गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड भी आएगा, गोल्ड का 5 to 10% आएगा, म्यूचुअल फंड्स होंगे, इक्विटी फंड्स जो होंगे लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑल पर्सनलाइज्ड, आपकी एज और स्टेज के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। जो 70-year-old है जिसको डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा कार्ब्स और चीनी नहीं खा सकता है। जो ग्रोइंग बॉय या गर्ल है उसको चाहिए कार्ब्स, शुगर चाहिए उसको ग्रोथ के लिए, प्रोटीन्स चाहिए ज़्यादा। सो यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैव टू मैच योर एज एंड स्टेज। तो ये जो अंधी दौड़ है ना कि अभी गोल्ड खरीद लो, अभी स्मॉल कैप खरीद लो, आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे उसमें। अच्छा, मैं फ़ाइनेंशियल गोल्स की, क्योंकि आपने फ़ाइनेंशियल गोल्स की बात करी है, तो अगर मैं फ़ाइनेंशियल गोल्स की बात करूं 2 पार्ट्स में, एक उन लोगों के लिए जिन्होंने नई नई जॉब शुरू की है, और एक उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो आप फ़ाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का लगातार काम अभी पिछले कुछ अरसे से शुरू हो गया है। आपकी ये किताब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2018 में आई ये किताब। 2016 से धीरे धीरे कोशिशें हो रही थी कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के कई इवेंट्स हो रहे हैं, कभी ऑन ग्राउंड शोज़ हो रहे हैं, कभी लोग डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक अलग से मीडिया ने भी प्रयास किया है, अलग से, हालांकि प्रयास बहुत पहले से था, तेज़ी अब आ गई है। ऐसे में 2 पार्ट्स में ऐसे लोग जो यंग हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स, और ऐसे लोग जिनको अब लेटर एज में समझ में आ रहा है कि हमारे लाइफ के 10-15 साल अब जा चुके हैं, हमारी फैमिली है, क्योंकि कोविड के टाइम बहुत चैलेंजिंग था, लोगों के पास सेविंग्स थी ही नहीं, और यही रीज़न था कि कई सारे सुसाइड्स हुए थे। अभी भी वही चीज़ है, डेड जैसा आपने बोला। तो क्या होना चाहिए ऐसे केस में? नहीं, आप शुरुआत जब कर रहे हो तब तो इतने डिफाइंड गोल्स नहीं होते हैं। तो एक मेरा नेफ्यू है, वो उसने फर्स्ट जॉब उसने शुरू करी, तो उसने कहा मेरे पास कोई गोल्स नहीं है ऐसे, पर तो मैंने कहा कंसर्न्स क्या हैं तुम्हारे, क्यों चाहिए, क्यों सेविंग करनी है? तो कह रहा था मुझे लिक्विडिटी चाहिए थोड़ी सी, जब सेफ्टी चाहिए और ग्रोथ चाहिए। तो उसने 3 गोल्स आर्टिकुलेट करे, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड ग्रोथ। तो फिर हमने 3 प्रोडक्ट्स मैंने उसको सजेस्ट किया कि कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि डेट फंड सबको समझ नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें डेट में 16 कैटेगरीज हैं डेट फंड्स की, उसमें से कुछ फंड्स हैं जो लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो वही ना, लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स पढ़ के आपको समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड्स एक चीज़ नहीं है, उसमें 37 तरह के फंड्स हैं, एंड एवरी फंड इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। सो और तो उसकी लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड ग्रोथ के लिए उसने लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड किया, और ग्रोथ के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 3-4 स्कीम्स उसका पोर्टफोलियो बनाया। तो ऐसे डिफाइंड गोल नहीं था, बट जस्ट ऑन दीज 3 पैरामीटर्स उसका पोर्टफोलियो बना। तो उसने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग शुरू करी। सो दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। जो अब शुरू कर रहा है, इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट टू से कि मुझे चाहिए क्या, क्यों करनी है इन्वेस्टमेंट।
और आप कह रहे हो 30-35 का कोई हो गया है, फैमिली हो गई है, और फिर आपको लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है। और खासकर हाँ। कोविड वाज अ वेकअप कॉल फॉर मेनी पीपल। या तो उनके लिए हाँ। आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो वो ये 35 40 में 40 जी देखो 40 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि शुरू में ना सैलरी भी इतनी नहीं होती है, तो जो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है, जो पोटेंशियल होती है, वो इतनी नहीं होती है। और आपके स्टूडेंट लोन्स होते हैं, लाइफस्टाइल कॉस्ट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। 40s तक आते आते आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, आपके 15 साल हो गए होते हैं करियर में, बहुत अच्छी। सो इवन कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा टैक्स सेविंग। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप काउंट करो सब चीज़ को, कितना है, कुछ तो होगा। और उसके ऊपर आप अगर इस समय आप बिल्ड करना शुरू करोगे तो इट्स नॉट टू लेट। आपके पास 20 साल है अभी, और 60 पे आजकल कोई काम करना रोकता नहीं है, यू कैरी ऑन वर्किंग, राइट। सो 40 पे भी अगर कुछ भी नहीं आपने प्लान करके किया है, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग। और प्लानिंग के बिना करोगे तो फिर यही लगेगा कि पता नहीं कितना पैसा है, क्या होगा। ऐसे लोगों को जो लेटर एज में प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे उनके क्या फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए? उनके गोल्स तो, क्योंकि फैमिली भी है उनके पास। हाँ, तो बच्चों की देखो, अगर इतने पैसे नहीं हैं कि आप बच्चे को बाहर भेज सको, सो आई थिंक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक अंधी दौड़ सी हो गई है कि बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। और US UK में करोड़ों में लगते हैं पैसे, और उसके बाद जो जॉब मिलती है वो इज़ इट वर्थ इट? आई थिंक स्पेशली मिडिल क्लास पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी सोचना पड़ेगा कि इतना पैसा खर्च करके आप अपनी रिटायरमेंट को हार्म कर रहे हो, उसमें पैसे कम डाल रहे हो, और बच्चे को किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, किसी ऐसे कोर्स में भेज रहे हो जिसके बाद नौकरी में क्या मिलेगा आपको। तो एक कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़रूरी है करना। और मुझे पता है भारत में इतनी बढ़िया उस लेवल की शायद यूनिवर्सिटी सारी नहीं हो, कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। तो आई थिंक जो एम्पावर करना है बच्चे को, ये करना है कि हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है, इसके बाद स्कॉलरशिप लो, कुछ और करो, थोड़ा हम हेल्प कर देंगे, बाकी आप अपना करो। बिकॉज तभी उनमें ये आएगा दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट। सो एक तो चिल्ड्रन के एजुकेशन का गोल होता है आजकल। आई डोंट थिंक शादी में इतना होता, जो करना चाहता है वो करता है, बट आप फिर वही डिसाइड करो दैट हाउ मच डू यू वांट टू बजट। जी, बजटिंग करनी बहुत ज़रूरी है फॉर द चाइल्ड्स मैरिज, वेदर इट्स अ बॉय और गर्ल। आजकल तो 50-50 कर रहे हैं, आधा आधा बांट लेते हैं आजकल। आई थिंक योर बिग गोल इज़ रिटायरमेंट। आपके पास 20 साल हैं, और ये लेट्स टॉक मनी की अभी एक नई एडिशन आने वाली है अभी 3 हफ्ते में। उसमें वर्कशीट्स दी हुई हैं मैंने कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का नंबर क्या है, और आपको अब जितने उम्र के आप हो, आपको कितना साल में सेविंग करनी पड़ेगी उसको पहुंचने के लिए। तो आई थिंक बिग गोल एट 40 इज़ रिटायरमेंट। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट जब आप 60 तक पहुँचे आपके पास पैसे हों। उसके लिए अभी से मतलब इट्स नॉट टू लेट। या इट्स नॉट टू लेट, बिकॉज आप 50s आपका हाईएस्ट अर्निंग डेकेड होगा। आप ये सोचो 20s में लगता है कि 50s कभी पहुँचेंगे नहीं, पर सब पहुँचते हैं। और यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर, थिंक अबाउट इट। वो जो डेकेड है 50s वाला, आप अपने करियर के पीक पे हैं। आप सोचो आपके बॉसेस की एज क्या है, सुपर बॉसेस की एज क्या है, वो सब अपने करियर के पीक पे हैं। सैलरी लेवल्स आर द हाईएस्ट, योर सेविंग्स पोटेंशियल इज़ द हाईएस्ट इन दैट डेकेड। सो यू प्लान ऑल्सो कि आपने कुछ नहीं किया है तो उस डेकेड में आपने बहुत अग्रेसिवली सेव करना है।